नमस्कार, मैं स्वर भूमि से रोहित शर्मा। कश्मीर अशांत है। धारा से 370 हटने के बाद कहा गया था कि कश्मीर बिल्कुल ही शांत हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा, स्वर्ग हो जाएगा। इसके पूर्व जब नोटबंदी हुआ था उस दरमियान भी कहा गया था कि आतंकवादियों की कमर टूट गई है, नोट जाली जो था वो बंद हो गया है, पूरी दुनिया में अब भारत का नाम ऊंचा हो जाएगा। बहरहाल कश्मीर खून में डूब रहा है। 22 अप्रैल को जिस तरह से 26 लोगों की हत्याएं हुई है तीर्थयात्रियों की, उसमें स्थानीय लोगों का कहना है कि 70 लोगों की हत्या हुई है। सरकार ने 26 का नाम गिनाया है, इसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, दोनों हैं। धर्म के आधार पर हिंसा होने की बात कही जा रही है, लेकिन धर्म के नाम पर हिंसा हुई नहीं है। वहां पर मुसलमान की भी मृत्यु हुई है, को भी गोली मारा गया है और हिंदुओं को भी गोली मारा गया है। इसलिए ये कहना बेतुकी बातें होगी कि वहां पर धर्म के नाम पर हिंसा हुई है। बहरहाल ये पहली बार हुआ है कश्मीर की घटना में, कश्मीर की घाटी में, जहां पर ये हिंदू घुस करके मारा गया है। और ये अलग बात है कि मुसलमान भी मारे गए उसमें। कुछ लोगों का कहना हो रहा है कि जिस तरह से पूर्व घटनाएं देखी जा रही थी पुलवामा का में, या उसके पहले या उसके बाद की घटनाओं में भी जिस तरह से आरएसएस की भूमिका का निर्धारण हुआ था, आज तक उसकी कोई भी जांच से रिपोर्ट नहीं आ पाई है। और जिस तरह से आरएसएस देवेंद्र सिंह का मामला हुआ था, जिसमें कि देवेंद्र सिंह लश्कर तैयबा और अन्य हिजबुल्लाह के साथ में बैठ करके वो लोग का फोटो वीडियो रजिस्टरिंग उनकी हुई थी। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए कहना कहीं से भी अनुचित नहीं होगा कि पुलवामा की पहलगांव की घटना में भी जो है मोदी सरकार की भूमिका हो सकती है, आरएसएस की भूमिका हो सकती है। बहरहाल मेरे साथ है चीफ गेस्ट छोटू सुथर जी, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं और कश्मीर के बारे में अच्छी तरह जानकारी रखते हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर इस तरह घटनाएं जो किया गया है, इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है, क्या मामला हो सकता है। बिहार चुनाव तो कहीं नहीं दिख रहा है इसमें है। सुब्रतो जी, बहुत बहुत स्वागत स्वर भूमि में है आपका। आप कैसे हैं? धन्यवाद आपका और सारे दर्शकों का। जी, आप लंबे समय से बीमार थे और बीमारी से उभरे हैं अभी थोड़ा थोड़ा, तो हम जरूर चाहेंगे कि आपका आपका जो बहुमूल्य योगदान है समाज के लोगों के बीच में वो मतलब आता रहे। बहरहाल मेरा एक सवाल छोटा सा रहेगा कि नोटबंदी के बाद और धारा 370 हटने के बाद कहा गया था कश्मीर में अब कोई भी आदमी घर बना सकता है, रह सकता है, कश्मीर स्वर्ग हो गया है। खून कैसे बह गया वहां पर? देखिए, भारतीय राजनीति में एक बीमारी है, नैरेटिव सेट करके, खासकर राष्ट्रवादी नैरेटिव सेट करके अपने फेलियर को ढकना। बिल्कुल। नोटबंदी करने के दूसरे दिन ही मोदी को समझ में आ गया था कि ये उनके जीवन का सबसे बड़ा ब्लंडर हो गया। अब वो क्या किए कि उसको अपने फेलियर को ढकने के लिए डिफरेंट गोल पोस्ट बनाते रहे। एक गोल पोस्ट था कालाधन समाप्त हो गया, वो लोगों के गले नहीं उतरी। दूसरा गोल पोस्ट हुआ जो कि हम कहने में भी पब्लिक शो में अच्छा नहीं लगता, भाजपाई नेता लोग कहने लगे कि इससे वेश्यावृत्ति खत्म हो गई। ठीक है, यहाँ तक बात ये लोग की है। तीसरा गोल पोस्ट था, ये भी लोगों के गले नहीं उतरी, क्योंकि जीबी रोड और कमाठीपुरा सोनागाछी गुलजार थे उस समय भी। तो तीसरा गोल पोस्ट हुआ कि हमने आतंकवादियों की कमर तोड़ दी। सवाल यह है कि आतंकवादियों की कमर क्या है, आतंकवादियों की फंडिंग कहां से होती है। टेरर फंडिंग जिसको हम लोग दुनिया भर में कहते हैं, टेरर फंडिंग के पीछे ड्रग माफिया की लॉबी है। तो ड्रग माफिया को बिना खत्म किए आप टेरर फंडिंग को खत्म नहीं कर सकते। और भारत के जो पाब्लो एस्कोबार हैं, यार पाब्लो एस्कोबार मेक्सिको का सबसे बड़ा ड्रग माफिया था ना, है भी जी। भारत का जो पाब्लो एस्कोबार है उसको तो आपने बंदरगाह दे दिया, जिस बंदरगाह से 21,000 टन ड्रग्स पकड़ा जाता है। हेरोइन जो पकड़े नहीं जाते हैं पकड़ा और है कुछ वो भी नहीं कितने होता। हजार टन का है वो तो किसी को नहीं मालूम। जी जी।
जिसको एनआईए पकड़ती है, और भारत के पब्लो एस्कोबार जिनके हाथ में पोर्ट दिया गया है, उस पोर्ट में मैक्सिमम माल जो आता है, 90% माल जो आता है वो पाकिस्तान से आता है। लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं। अब क्या है कि पहलगाम की घटना के बाद भी फिर वही नैरेटिव सेट करने की बात आई कि हमने सिंधु नदी का पानी बंद कर दिया, हमने फलना कर दिया, ढिकना कर दिया। सेंसलेस बातें, मीनिंगलेस बातें, मूर्खों को समझाने के लिए ताली पीटने की। सवाल यह है कि क्या आपने मुद्रा पोर्ट बंद किया जो पाकिस्तानी माल की आवाजाही पर जिंदा है? जवाब है नहीं। कारण क्या है? इससे क्या है, अदानी जो कि भारत है, क्योंकि मोदी जी ने 2014 में एक नया संविधान लिखा, अलिखित। आप जानते होंगे कि यूएस में, अमेरिका का जो संविधान है वो लिखित भी है, अलिखित भी है। तो ये जो अमेरिकी परस्त हमारे भाजपाई लोग हैं, इन लोगों के पास भी एक अलिखित संविधान है। वो क्या है? हमारे संविधान में इंडिया दैट इज भारत यहाँ से शुरू होती है। संघियों का संविधान है अदानी दैट इज भारत। बिल्कुल। श्रोता जी, यहाँ पर मैं एक तो चीज टोकूंगा आपको। उसको श्रोता जी, नहीं एक चीज, बंद किया गया। हाँ, एक चीज मैं टोकूंगा यहाँ आपको। आपने अभी बहुत सुंदर बात कहा था कि जल को रोक दिया गया है। इस पर काफी मतलब भाजपा के लोग रोक नहीं बयान दिया दे रहे गया हैं कि है। सिंधु पानी रोक सिंधु बंद कर नदी, दिए हैं। सिंधु नदी की सफेद एक जो है जल ट्रीटी जो है, जिसको ये लोग कहते हैं कि हम लोगों ने निरस्त कर दिया। आप निरस्त नहीं कर सकते क्योंकि ये बाइपैट्राइट एग्रीमेंट नहीं है, वर्ल्ड बैंक के अंडर में है। बिना वर्ल्ड बैंक की अनुमति से आप ये कर नहीं सकते। ये वही तो लेकिन मैं कह श्रोता रहा जी, हूँ। क्या संभव है कि जो नदी नहीं लाखों नहीं, साल से बहती आ रही है, उसको संभव पानी को संभव बंद कर नहीं। दे तो आप खुद ही डूब जाएंगे। आप तो खुद ही डूब जाएंगे, पानी आता नहीं नहीं, जाएगा। भारत के लोगों को भारत के भूगोल की जानकारी नहीं है। जी बिल्कुल। आप सिंधु जल, ये पानी भी कहाँ से आता है? हिमालय से ही आता है ना? हम्म, कहाँ से आता है सिंधु का पानी? हिमालय से। अरब सागर से हिमालय तो से। आता नहीं, हिमालय से आता है। हम्म, ये हिमालय में आप ऊंचे स्थान पर काबिज हैं। जल तभी बहकर पाकिस्तान की तरफ जाता है क्योंकि वाटर सिक्स इट्स ओन लेवल, पानी अपना सतह ढूंढ लेता है। तो जाहिर सी बात है कि पंजाब का जो सिंध एरिया है, जहां पर सिंधु नदी का पानी जाता है, वो लोअर एल्टीट्यूड है, वो नीचे हम्म, की जमीन पर है। तो आप इस पानी को रोकेंगे कैसे? इसके लिए बिल्कुल। आपको 20 साल लगेंगे बांधने में। मोदी जी आपदा में अवसर लेने में माहिर हैं और अपने मित्रों को आपदा में अवसर देने के लिए माहिर हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये नैरेटिव गढ़ा इसलिए जा रहा है कि सिंधु नदी पर बड़े बड़े विशाल विशाल बांध बांधने के लिए अदानी को ठेका दिया जाए, उसको ठेका देकर अरबों के रुपए की हेराफेरी की जाए। इससे मित्रों को लाभ, मित्रों के कुत्ते को लाभ, हर तरीके से लाभ, लेकिन देश को कोई लाभ नहीं होगा। क्योंकि जब बरसात का मौसम आएगा या हिमालय पर बर्फ तेजी से पिघलेगा, उसमें इतना पानी आ जाएगा सिंधु उसमें इतना पानी आएगा कि कोई भी बांध उसको होल्ड नहीं कर सकेगा। तब आप उस बांध को खोलेंगे। ये सब इमेजिनरी है कि 20 बिल्कुल। साल में जब बांध तैयार होगा उसके बाद की स्थिति। हम्म, हम्म, क्योंकि हम लोग भले ही 20 साल, 50 साल, 200 साल जिंदा नहीं रहते, लेकिन देश तो जिंदा रहता है ना। आने वाली पीढ़ियां तो रहेंगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो तब आप उस बांध को खोलेंगे। जब आप उस बांध को खोलेंगे, वो पानी क्या करेगा? आपके देश को डुबा देगा उस हिस्से। लेकिन मित्रों को आज लाभ हो जाएगा, बांध बनाने का ठेका मिल जाएगा। ये राष्ट्रवादी बांध होगा और अदानी दैट इज भारत इस बांध का ठेका लेंगे देश को श्रोता जी, एक बचाने चीज के बताइए। लिए। बिल्कुल श्रोता जी, एक चीज बताइए ये हमको सब आप। बहुत अ, कमी। आप
कमीने क्रिमिनल को साइकोलॉजी को बिना स्टडी किए हुए ये सब चीज नहीं समझ सकते। मैं जी हजार बार लोगों को बोलता हूँ, क्रिमिनल साइकोलॉजी की श्रोता जी, अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो मोदी को समझने की कोशिश मत करो। जी श्रोता जी, एक चीज बताइए हमको आप, जिस तरह से मतलब पुलवामा हुआ था उसमें नरेंद्र मोदी वीडियो फिल्म बना रहे थे, और अब जब पहलगांव में घटनाएं घटी है तब नरेंद्र मोदी विदेश में थे, और विदेश से जब लौट के आए तो कश्मीर जाने के बजाय सीधा बिहार आ गए। अब बिहार से घोषणा कर रहे हैं कि मिट्टी मिला देंगे, और जो हिंदी भाषी क्षेत्र है या अंग्रेजी में बात करते हैं, जो विदेश जाते हैं तो वह हिंदी में बात करते हैं, जो लोग अंग्रेजी समझते हैं। इस चीज को किस तरह देखते हैं आप फिर? अरे भाई सीधी सी बात है, फिर वही आता हूँ क्रिमिनल साइकोलॉजी पर। शर्लक होम्स के जब सर आर्थर कॉनन डॉयल शर्लक होम्स के उपन्यास लिखते थे, उसमें उन्होंने एक थ्योरी प्रतिपादित की थी, एक सिद्धांत क्रिमिनल जी साइकोलॉजी का, कि कोई भी मर्डरर जो है वो अपने मर्डर किए हुए स्पॉट पर दोबारा जरूर लौटता है, ये देखने के लिए कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। जी बिल्कुल। इस थ्योरी को आए हुए 100 साल से ऊपर हो गए। आज के क्रिमिनल ज्यादा स्मार्ट है, वो कभी भी अपने क्राइम स्पॉट पर दोबारा लौट के नहीं जाते। मोदी जी आज तक मणिपुर नहीं गए, हम्म। क्यों? मोदी जी आज तक पहलगाम नहीं गए, क्यों? क्योंकि जहां भी जाते ये सारा कुछ इन्हीं का किया करवाया हुआ है। तो शर्लक होम्स पढ़ने के बाद ये लोग स्मार्ट हो गए हैं। अब ये मर्डर की जगह पर, जहां पर इन्होंने मर्डर किया या करवाया है, वहां लौट के नहीं जाते, समझे? और इस घटना का, इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का चुनावी लाभ लेने के लिए ये पुलवामा 2, जिस दिन ये घटना हुई थी उसी दिन मैंने फेसबुक पर एक आर्टिकल लिखा था, पुलवामा पार्ट 2। मुझे ये डेफिनेटिवली नहीं पता है कि ये काम भारत सरकार ने करवाया है या नहीं, मैं स्पष्ट कर। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं करवाया है, कुछ लोगों का कहना है करवाया है। मैं उस बहस में नहीं जाता। मेरे कहने का सिंपल सा मतलब, जब कहीं पर कोई भी अराजक स्थिति उत्पन्न होती है, हत्या होती है, दंगे होते हैं, जनसंहार नरसंहार होता है, नरोदा पाटिया जैसा 2002 के गुजरात दंगों की तरह, तो उस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का सीधा राजनीतिक लाभ जिसको मिलता है, शक की सुई उस पर स्वाभाविक रूप से साथी, जाती, क्योंकि एक बिल्कुल। क्राइम हुआ है। उस क्राइम का फायदा किसको मिला? क्राइम इन्वेस्टिगेशन का सबसे पहला सिद्धांत ये है कि मान लो किसी घर में किसी व्यक्ति का मर्डर हो गया, तो पुलिस सबसे पहले ये ढूंढती है कि इसको मर्डर करके उस घर के किस मेंबर को या बेनिफिट बाहर मिलेगा। के किस व्यक्ति को लाभ हुआ है। जी क्राइम इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत ही यहां से होती जी। है। इतना भी हिंदुस्तानी लोग नहीं समझते। अच्छा जिनको श्रोता जी, लाभ एक चीज मिला बताइए। क्राइम हाँ उन्होंने ही बिल्कुल किया। बिल्कुल। श्रोता जी, एक चीज बताइए हमको आप, जिस तरह से पहलगांव में घटनाएं घटी, और उसमें मुसलमान भी मारे गए, हिंदू भी मारे गए। कहा गया था कि हिंदू अलग हो जाओ, मुसलमान अलग हो जाओ, लेकिन मुसलमान अलग नहीं हुए, साथ रहे हिंदुओं के। थे यहाँ से वहां लोगों को ले जाने के लिए। लेकिन ऐसे ही वक्त में आपदा में अफसर नारा ढूंढते हुए जो मोदी ने कहा था, एरोप्लेन के फ्लाइट का रेट जो है 5 गुना 6 गुना बढ़ा दिया है। जो 5,000 का था वो 30,000 का हो गया, जो बारह वो हजार तो का था होता वो आपको 72,000 का हो वो गया। कुंभ की तो ट्रेजेडी इसको, के बाद भी यही हुआ। जी वही कुंभ की हुआ। तो ट्रेजेडी, क्यों, तो ये आपदा में अफसर जैसा नारा, घृणित नारा, किस तरह से एक व्यवसायियों को, मतलब फ्लाइट वाले के लिए नहीं होता है, और इसको किस रूप में देख पाते हैं आप? रोहित जी, घृणित आदमी घृणित नारा ही देगा। सबसे बड़ी गलती आप तब करते हैं जब मोदी को आप आदमी समझते हैं। मैं नहीं समझता, मैं इस व्यक्ति को आदमी नहीं समझता। ही इज ए फिएंड। अगर दुनिया में
ब्रह्मांड में कहीं शैतान है तो शैतान का मानव शरीर रूप से अवतरित होना है नरेंद्र मोदी। ये 100% सच है। वो जो कहते हैं ना कि हम मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, आप हो, क्योंकि अगर आप बायोलॉजिकल होते तो आपके अंदर संवेदनाएं होती, आपके अंदर सहानुभूति होती, आपके अंदर मानवीय करुणा होती, लेकिन आप घृणा, द्वेष, हिंसा, बदला उसकी एक मूर्ति है। इसके सिवा आपके पास कुछ नहीं है। अपॉर्चुनिज्म, बिल्कुल। श्रोता जी, एक चीज ये ये जिस क्या तरह है? से ये अभी आदमी का अभी गुण आज क्या नहीं है ना। बिल्कुल, अभी मैं आपका आज का अखबार देख रहा था और खबरें सुन रहा था कि पाकिस्तान के जो नागरिक भारत में थे, वो उसको भगाया जा रहा है, जबरदस्ती निकाला जा रहा है, धरपकड़ हो रहा है। ये क्या है? पाकिस्तान के नागरिकों से ज्यादा तो बांग्लादेशियों को धरपकड़ हो रही है। नैरेटिव जो सेट करना है वो हिंदू मुसलमान का है। हुआ कि भारत के हिंदुओं को भारत के मुसलमानों के प्रति ये लोग भड़का नहीं पाए। इनका जो बम छोड़ा गया था पहलगाम में वो फुस हो गया। ठीक है, अब बचे कौन? बिल्कुल। माइग्रेंट बांग्लादेशी, वीजा पर आए पाकिस्तानी, या अवैध रूप से रह रहे पाकिस्तान। अवैध रूप से तो भारतीय लोग भी रहते थे अमेरिका में। जी। जब उनको लाखों। भगाया गया तो आपको बड़ी मिर्ची लग रही थी। पाकिस्तान को भी नहीं मिर्ची लगनी चाहिए, है ना, कि अवैध पाकिस्तानी को भगाया जा रहा है। लेकिन बांग्लादेश एक डिफरेंट फिनोमेना है। बांग्लादेश से जो लोग यहाँ पर काम करने आए, देयर वर्कर्स। हम वही गलती दोहरा रहे हैं जो ट्रंप ने किया। ट्रंप ने जब वहां विदेशियों को बाहर निकाला तो वहां पर वर्क फोर्स की कमी हो गई। अभी मेरी बेटी 2-3 महीने लॉस एंजलिस में रह के लौटी है। अमेरिका गई थी ऑफिशियल काम से। उसका रिपोर्ट था कि देखिए अमेरिकन लोग काम करना नहीं चाहता, वो लोग खुद काम नहीं करते। वो लोग इंडियन से, पाकिस्तानी से, मेक्सिकन से, इधर से उधर से आए लोगों से उनसे काम करवाते हैं। स्लेब्स समझते हैं, स्लेब्स, दास समझते हैं। दास नहीं, वो नौकर हाँ। रखते हैं। जो मैनुअल ब्लू कॉलर जॉब जो है वो अमेरिकन लोग नहीं करते। इसी तरह से आप देखोगे जब आप बड़े बड़े शहरों में जाओ। मैं मुंबई तो आधा समय तो मेरा मुंबई में ही बीतता है, दिल्ली और मुंबई में। वहाँ जो होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, इधर उधर हैं, मेनियल जॉब करने वाले जो वेटर हैं, डिश वॉशर है, ये कौन है? ये मैक्सिमम बांग्लादेशी है। घरों में काम करने वाली मेड सर्वेंट्स, ये ब्लू कॉलर जॉब करते हैं जो इंडियन लोग नहीं करते, बहुत कम करते हैं, करना नहीं चाहते। मुंबई में जिसके पास थोड़ा सा भी पैसा है वो आराम से प्राइवेट फाइनेंसर से एक ऑटो लेकर वो रिक्शा चला लेता है। वो तुम्हारे घर में नहीं आएगा बर्तन मांजने। ऐसी स्थिति है। तो अगर आप इन लोगों को निकाल रहे हैं तो आप अपने देश के वर्कफोर्स को कम कर रहे हैं कम कर रहे हैं, और बिल्कुल बिल्कुल। चीप लेबर को आप खत्म कर रहे हैं। ये अच्छा, लोग एक चीज चीप सुब्रता लेबर जी, है। चीप लेवल, बिल्कुल। ये चीज बताइए सुब्रता जी, ये लोग जिस तरह से पाकिस्तानियों भगा रहे हैं, बांग्लादेशी भगा रहे हैं और अपने लेवल को कम कर रहे हैं, लेकिन इनका जो व्यावसायिक हित है वो वो पाकिस्तान के कभी साथ नहीं। नहीं घट रहा है, वो नहीं घट यही रहा कारण है, है। यही कारण तो है कि भारत पाकिस्तान में कभी युद्ध नहीं होगा। हमारे जी। यूट्यूब पर 30-30 साल के सीनियर आईएएस रिटायर्ड लोग भारत पाकिस्तान के युद्ध पर, संभावित युद्ध पर, पंजाब में गेहूं की कटाई का ऑर्डर हो रहा है टैंक मूवमेंट के लिए, लंबी लंबी बातें कर रहे हैं। बॉटम लाइन ये है रोहित जी कि डोभाल के बेटा और अदानी का बिजनेस संबंध पाकिस्तान से इस तरह से है कि पाकिस्तान से युद्ध भारत कर ही नहीं सकता। कर ही नहीं सर, बिल्कुल, ये बहुत दूसरी, परफेक्ट बात बताया। कर ही नहीं सकता, किसी हाँ हाँ हालत में हाँ। नहीं कर सकता, क्योंकि करने से इनके व्यावसायिक हितों पर चोट पहुंचेगी चोट पहुंचेगा। और अदानी दैट इज इंडिया खत्म हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ। तो कोई भी श्रोता कुत्ता जी, अपने मालिक के हितों के खिलाफ कैसे जाकर काम करे?
जी बिल्कुल। श्रोता जी बताइए हमको, आप जिस तरह से नरेंद्र मोदी बिहार आकर के भाषण दिए हैं और इसको पुलवामा मिट्टी मिला देंगे, सब पहलगाम में नारा दिए हैं, तो चुनाव होने वाला बिहार में है, तो इस पूरे घटनाक्रम का और नरेंद्र मोदी जिस तरह से उसको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है, कितना असर लगता है कि बिहार के कोई असर चुनाव नहीं। की राजनीति में असर पड़ेगा देखिए इसका? बिहार में नरेंद्र मोदी के जो, माने, मैं तो हंसते हंसते लोटपोट हो गया था उनकी अंग्रेजी सुनकर, जी 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 बिल्कुल। है ना। माथा पीट लिया था, ये आदमी क्यों बोल रहा है, जिसको हिंदी बोलनी आती नहीं है बिना टेलीप्रॉम्प्टर के, वो अंग्रेजी जी क्यों अंग्रेजी। बोलना चाहते हैं। फिर मुझे याद आया अंग्रेजी की कहावत, फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड। मूर्ख लोग वहीं पर दौड़ के जाते हैं जहां पर देवदूत भी जाने से घबराते हैं, जिस टेरिटरी में, जिस क्षेत्र में। तो अंग्रेजी के क्षेत्र का जो अतिक्रमण या बलात्कार जो मोदी जी ने वहां पर किया, उस बलात्कार को अगर भाषा की बलात्कार की बात छोड़ दिया जाए, जो भावों का बलात्कार उन्होंने किया, आपको याद होगा, लोग भूल जाते हैं, ये डायलॉग्स बराक ओबामा के थे। 9/11 की घटना अच्छा। के बाद, 9/11 की घटना के बाद बराक ओबामा ने ओसामा बिन लादेन के बारे में कहा था कि हम उसको दुनिया के आखिरी छोर तक ढूंढ कर मार देंगे। उन्होंने किया भी, हम्म। पाकिस्तान के एतमाबाद में जाकर मारा, जी। यूएस नेवी सील्स ने ढूंढ कर मारा, मारा ना। तो हम्म। आप उस भाषण को याद कीजिए, उसकी बाइट को हो सके तो आर्काइव से निकल कर चला दीजिए, मोदी जी के हम्म। भाषण के पैरेलल। आप देखेंगे दोनों की भाषा, शब्द दोनों एक है। अच्छा अच्छा अच्छा। समझे? तो ये जी जी बराक जी। ओबामा बन रहे थे, और पहलगाम के आतंकवादियों को के पीछे ओसामा बिन लादेन को देख रहे थे। हम्म। इनके हिसाब से हाफिज सईद भारत के लिए, हाफिज सईद वही है लश्कर तैयबा का हेड, जो जो अमेरिका के लिए ओसामा बिन लादेन था। मजेदार बात क्या है, एक और दोनों में समानता है, ओसामा बिन लादेन को बनाने वाले भी अमेरिका थे, हम्म। और हाफिज सईद को कंधार विमान अपहरण के समय छोड़ने वाले भी भाजपा ही थे। डू गेट माई पॉइंट? ओसामा बिन लादेन को बिल्कुल। बनाने वाला भी यूएस था, अमेरिका था, जिसने 9/11 को हम्म। अंजाम दिया। और हाफिज सईद को कंधार विमान अपहरण के समय वाजपेयी के सरकार में छोड़ने वाले छोड़ने भी वाला भी भाजपा ही भाजपा थे। है। हम्म। ठीक है? बिल्कुल। तो जैसे बिन लादेन को अमेरिका ने बनाया था, हाफिज सईद को भी हाफिज सईद भारत ने बनाया, हम्म। उसको छोड़कर। इसलिए ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए जो भाषा बराक ओबामा यूज कर रहा था, उसी भाषा का इस्तेमाल मोदी ने किया नरेंद्र मोदी हाफिज कर रहा सईद है, को। बिल्कुल बिल्कुल। समझे? लेकिन दोनों में फर्क यह है कि यूएस एक सुपर पावर है और तुम हो बाबा जी का ठुल्लू। जो लोग बात करते हैं ना कि पाकिस्तान से लड़ेंगे, उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, भारतीय आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की गोपनीय रिपोर्ट 3 साल पहले आई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि फुल फ्लेजेड वार होने की स्थिति में भारत के पास लड़ने के लिए 10 दिन से ज्यादा का गोला बारूद नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। भारत के जो 31 स्क्वाड्रन एयरफोर्स के हैं, इन 31 स्क्वाड्रन में 11 स्क्वाड्रन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो मिग वाले हैं जो उड़ ही नहीं सकते हैं, खुद ही अपने पायलटों को खा जाएंगे। जी जी। जगुआर का स्क्वाड्रन भी आपका 45 साल पुराना हो गया है, जंग खा चुका है। मिराज 2000 की वही हालत है। तो रहस्य कि क्या हुआ, 126 के बदले घूस खाकर खरीदा गया हुआ 36 रफाल, जो 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, वो किसके मुकाबले में उतरेगा? पाकिस्तान के JF-35 के अगेंस्ट में उतरेगा, जो कि चीन का बनाया हुआ 6 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। आप कितनी देर टिकेंगे? आप जी बिल्कुल, टिकेंगे काफी ही एडवांस नहीं। भी है। आप टिकेंगे नहीं, आप F-16 के सामने नहीं टिकेंगे। यू डोंट हैव F-16, सो कट द क्रैप मैन।
आप मान लो कि पिछले 11 साल में भारतीय सेना को पंगु कर दिया गया है, भारतीय वायुसेना की ताकत को आधी से कम कर दी गई है, नेवी की कोई ताकत नहीं बची है, क्या खाकर लड़ोगे? अर्थव्यवस्था का यह हाल है कि 80 करोड़ आदमी 5 किलो राशन पर जिंदा है। कॉस्ट ऑफ वॉर को देखा जाए तो भारत पाकिस्तान युद्ध की एक दिन की कॉस्टिंग आ गई कम से कम 25,000 करोड़ रुपए। भारत पाकिस्तान युद्ध के नाम पर आपका सेंसेक्स 8 लाख करोड़ खो देता है एक घंटे में। आप लड़ोगे? आपकी लड़ाई शुरू होगी, भारतीय सेंसेक्स क्या होगा? 40 लाख करोड़ डूब जाएगा डिक्लेयर होते ही, मर जाएंगे आप। पाकिस्तान तो चलो आपके कहे अनुसार मान लिया कि भिखमंगा है, लेकिन उसके पास चीन है। सुब्रत जी, पाकिस्तान के मेरा फेवर में चीन खड़ा है, जी पाकिस्तान के फेवर में अमेरिका खड़ा है। अब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जाकर हाफिज सईद को मारेंगे? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का एक हिस्सा चीन के नियंत्रण में है, चीन उसको अपने ऊपर अटैक समझ लेगा और पाकिस्तान को मिलिट्री, लॉजिस्टिक, फाइनेंशियल सारा सपोर्ट देगा। आप कहां जाके फंसने वाले हो? तो दिमाग नाम का चीज है कि नहीं? आप इनडायरेक्टली चाइना के साथ लड़ोगे, जी कितने दिन टिकोगे? अगर ये लड़े तो मैं आपको लिख के दे देता हूँ, ये 15 दिन में हार जाएंगे और ये भारत की सबसे जी बड़ी हार होगी आजादी जी, के उसका बाद से। मैंने इस पर एक रिपोर्ट भी बनाया था, अपने वेबसाइट पर लिखा था, पर जो पढ़ते भाई डायरी के नाम से चल रहा है। उसमें भी कहा गया था कि अगर चीन से हमला होता है, चीन से युद्ध होता अगर है, तो नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये तमाम देश, अब घिरे श्रीलंका हुए हैं, तक भी जो है आपको खिलाफ हो जाएगा, घिर जाएगा बिल्कुल। सब तरफ से अ, आपको सु- हमला होगा। जी सुब्रत जी, लेकिन मोदी सरकार का कहीं लड़ने का इच्छा नहीं है, लड़ने का भी नहीं नहीं, साहस होना कैपेसिटी ही चाहिए। नहीं है। हाँ देखो, बिल्कुल। इच्छा की बात नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, और सरकार इस बात को जानती है। हम्म बालाकोट लेकिन मेरा कौवा मैं बार स्ट्राइक जैसा एक आध स्ट्राइक कर सकता है, जी अगर लेकिन कौवे सुब्रत जी, एक बचे चीज हो बताइए। तो मारेगा। हाँ बिल्कुल, लेकिन इसमें एक चीज और हुआ है, कौवा की जगह पर कौवा तो खैर मार भी दिए जाकर के पाकिस्तान में। उल्टा ये हो गया है कि आपका बीएसएफ के जवान को पाकिस्तान उठा के लेके चला गया, और एक एक आर्मी के जवान को तो आतंकवादियों ने ही मार डाला है। ले ये तो एक गया। चीजें हुई, लेकिन लेकिन मेरा मेरा एक सवाल वाला ये सुब्रत जी, इस पहलगांव की घटना को लेकर के पूरे देश में ये हिंदू मुसलमान के बीच नफरत फैलाने की जो कोशिश है, आरएसएस बीजेपी की, मोदी का, वो कितना सक्सेस दिखता है ये आपको, या क्या सफल नहीं लगता है? होगा, ये सफल नहीं सफल होगा। नहीं। देखो, मैंने पहले शुरू में कहा पॉडकास्ट में, मुझे नहीं मालूम पहलगाम को मोदी सरकार ने करवाया है या नहीं, लेकिन मुझे ये मालूम है कि इसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश वो पूरी बेशर्मी के साथ करेंगे। जी जी। ये मैंने शुरू में ही कहा था ना, ओपनिंग में। बिल्कुल। तो ये कोशिश जारी है, लेकिन पुलवामा की घटना की जो जांच नहीं हुई आज तक, उसके चलते जनता में ये मैसेज चला गया है कि ऐसी घटनाएं बिना सरकार की संलिप्तता या जानकारी के नहीं हो सकती। बिल्कुल। बस यहीं पर आकर आप हिंदू मुस्लिम का जो नैरेटिव है वो लूज कर गए। बिल्कुल ये सही। नहीं होगा। आ, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बताया सुब्रत जी, और मेरा लास्ट क्वेश्चन था आपका, आपसे। और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज हुआ कि मोदी सरकार जिस तरह से लगातार अपने हिंदू मुसलमान के नैरेटिव सेट करने में भारत में विफल रहे हैं, चुनाव जीत पा रहे हैं, किससे जीत पा रहे हैं, चुनाव आयोग को हैक करके, सुप्रीम कोर्ट को हैक करके, ये सारा देश समझ गया है, जान गया है। फिर भी यह जीत रहा है, तो ये भी ट्रेजिडी ही माना जाएगा नहीं, इसको। वो तो और देखो, बिहार में सुप्रीम कोर्ट के लिए जीत रहा है। मोदी चुनाव जीतता जनता के लिए नहीं। मैं तो 2019 के पहले ही लिख दिया था कि जनता जी अप्रासंगिक हो गई। फासिज्म जी में, जी बिल्कुल फासीवाद में जनता अप्रासंगिक होती है। 100% वोट आप उसके अगेंस्ट में देंगे तो भी 100% सीटें वही जीतेगा। वो बिल्कुल इंतजाम इन्होंने बिल्कुल। कर लिया। ये बड़ा चीज हुआ है, बिहार के चुनाव में भी इसका कितना असर पड़े, जनता जनता तो बिल्कुल इनके बिहार के, खिलाफ है। आप नहीं समझ और रहे हैं बिहार के। सुनिए, दर्शकों को मैं बता दूं, बिहार का चुनाव निश्चित रूप से भाजपा और नीतीश हारने जा रहे हैं। ये बात इनको भी है जानकारी, ये ग्राउंड रिपोर्ट है। अब ये बिहार के चुनाव को हैक करना चाहते हैं, हरियाणा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली की तर्ज पर।
लेकिन जी। उसको भी हैक करके ये इतने बदनाम हो चुके हैं, जैसे 7,65,00,000 वोटों का ज्यादा पड़ना, इसको अंतर्राष्ट्रीय मंच पर राहुल गांधी द्वारा उठा देना, ठीक है जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने इस बात को ला देना, पब्लिक में ये नंगा हो चुके हैं। अब इनके सामने क्या रास्ता है? ये करेंगे वही। बिहार में भी 60-65 लाख फर्जी वोटर खड़ा करके ये जीतेंगे, लेकिन ये दिखाएंगे पब्लिक में कि देखो, पहलगाम हमला के बाद पूरा देश मोदी के साथ में था, इसीलिए बिहार में हमें वोट दिया। ये बंगाल में भी यही करने की फिराक में है, लेकिन बंगाल में ममता का शासन है, वो सकेंगे नहीं, कोशिश करेंगे, लेकिन बिहार में तो इनका प्रशासन है। ये बंगाल पर भी हम नेक्स्ट एपिसोड करेंगे आपके साथ में, बंगाल में जिस तरह से घटनाएं घटी हाँ है करेंगे, मैं और तो पूरी चीज चली है उस पर रेफरेंस में करेंगे। बता रहा हूँ, बिहार में जी, जी, ये जी। होने वाला है। बिहार के चुनाव की धांधली की पटकथा मोदी जी ने वहां से मिथिलांचल से लिख दी। लिख अब दी। मैं धांधली करूंगा और आपको ये बताऊंगा कि चूंकि जनता में आक्रोश था पाकिस्तान के विरुद्ध, इसीलिए राष्ट्रवादियों के में वोट दिया गया। आप कुछ जी, नहीं बिल्कुल। बोल पाएंगे, आपके पास सारे सबूत रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑन ड्यूटी भाग जाएगा छोड़कर चाइना सेमिनार अटेंड करने। इन बेशर्मों को क्या कहा जाए? जी जी, सुब्रत जी आज बहुत बहुत सुप्रीम कोर्ट शुक्रिया को आपका। अनाथ आपने छोड़कर चले गए ना चीफ जी। जस्टिस। हाँ हाँ हाँ। ये तो छुट्टियों में होता है सेमिनार अटेंड करना, ऑन ड्यूटी आप पन्ना। सेमिनार अटेंड करने जाओ। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुब्रत जी, आपने बहुत चीजों को बताया, चीजों को जानकारी रखा, और जिस तरह मोदी सरकार नेरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उस सेट में कितना कामयाब होगा इस चुनाव में देखा जाएगा। लेकिन एक चीज जो है वो जनता के खिलाफ है, जनता के बीच में माहौल इनके पक्ष में नहीं है। लेकिन जिस तरह से भी जीते, आगे देखते हैं किस तरह से चलता चीजें हैं। और बहरहाल हम सभी से विदा लेते हैं। सुब्रत जी आपसे भी बहुत बहुत बधाई देते हुए, और आपके स्वास्थ्य के लिए हम कामना करते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, मैं ताकि अभी हमारे अभी ठीक दर्शकों हो को गया। आप बहुत चीज बताते रहें, ताकि चीजें स्पष्ट होती रहे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप सभी से अनुरोध करेंगे कि चैनल देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और इन नैरेटिव्स में ना फंसे। नमस्कार। नमस्कार।